Hello everyone, welcome back to my channel Let's Love Physics. Today we are going to recall our concepts of momentum which we have studied earlier in Newton's second law. हमने मोमेंटम के बारे में अच्छी तरह से न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ रखा है, उसी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ रिकॉल करेंगे एंड देन वी मूव ऑन टू द कंजर्वेशंस ऑफ मोमेंटम. जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम जानें कि कंजर्वेशंस ऑफ मोमेंटम क्या होता है और उसको प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट कर पाएँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं रिकॉल करवा दूँ कि मोमेंटम एक्चुअली में होता क्या है. तो मोमेंटम इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ mass of a body and the velocity of the body. ठीक है, product of the mass and velocity of a body. This is the mass of the body, this is the mass and this is the velocity of the body. Okay, velocity of बॉडी एंड दिस इज़ द मोमेंटम. तो सबसे पहली बात हम लोग ये रिकॉल कर लें कि हम लोग ये देख चुके थे कि मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर था वेलोसिटी, लेकिन एक्चुअली में फोर्स का इम्पैक्ट किसी बॉडी के मोशंस पे क्या होगा, ठीक है, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा उस बॉडी के मोशंस को, वो केवल बॉडी के वेलोसिटी पे ही डिपेंड नहीं करता है, वो उसके मास पे भी डिपेंड करता है. जैसा कि हम लोगों ने एक केस डिस्कस किया था कि हमारे पास एक ट्रक था, जिससे हमारे पास क्या था, एक ट्रक था और एक कार था. ठीक है, अर्लियर वी हैव ए ट्रक एंड वी हैव ए कार. और हम लोग को क्या था कि इसको जब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक मुझे मोशन में लाना था, वी हैव टू ब्रिंग बोथ ट्रक एंड कार, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर वेलोसिटी v, और दोनों को हमको सेम टाइम t में ही लाना था. उस केसेस में हमने देखा कि ट्रक को उस वेलोसिटी तक पहुंचाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्सेस से उसे खींचना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू द कार. क्यों? क्योंकि ट्रक का जो मास होता है वो काफ़ी लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू द कार, एंड दैट्स वाई हमें इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा इक्वल टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी अचीव करवाने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस किया था. तो इससे क्या क्लियर हुआ कि फोर्स का इम्पैक्ट बॉडी के मोशंस पे जो पड़ता है वो केवल उसके वेलोसिटी पे ही डिपेंड नहीं करता, उसके मास पे भी डिपेंड करता है. और इस दोनों इफेक्ट को साइमल्टेनियसली इंक्लूड करने के लिए हमारे पास एक टर्म आया जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम. अब आप इस मोमेंटम को देखें तो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. क्या है ये? दिस इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि इसमें एक पैरामीटर वेलोसिटी लगा हुआ है. तो वेलोसिटी क्या होता है? तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जिसकी वजह से मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. दूसरी बात अब ये समझ जाएं कि चूँकि जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या है? ये फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है. क्या है? ये फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है. ठीक है, इसीलिए आपका मोमेंटम भी क्या होगा? तो फ्रेम डिपेंडेंट होगा. क्या होगा? फ्रेम डिपेंडेंट होगा. ये फ्रेम पे डिपेंड करेगा. मतलब फ्रेम का मतलब समझे कि जैसे सपोज करिए कि ट्रेन है. ओके, दिस इज़ अ ट्रेन, और ये ट्रेन जो है सो मूव कर रहा है. इस ट्रेन में एक ऑब्जर्वर हमारा ऐसे यहाँ पे बैठा हुआ है. ओके, और यहाँ पे इसके रैक पे कोई यहाँ पे समझिए एक बॉक्स रखा हुआ. ठीक है, तो जब ये ट्रेन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसमें जो बैठा हुआ ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स क्या है? रेस्ट में है. तो इस आदमी के रिस्पेक्ट में इस बॉक्स का मोमेंटम क्या हुआ? ज़ीरो हुआ. बट यही ऑब्जर्वेशन अगर कोई यहाँ पे बैठा हुआ आदमी कर रहा है, ठीक है, तो इस आदमी को क्या लगेगा कि ये बॉक्स ट्रेन के साथ ही मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी उसको v लगेगा, तो ये बोलेगा कि इसका एक पर्टिकुलर मोमेंटम है m इंटू वी. ठीक है, तो आपने देखा कि सेम ऑब्जेक्ट का मोमेंटम दो रेफरेंस फ्रेम में, एक रेफरेंस फ्रेम ट्रेन, एक रेफरेंस फ्रेम ट्रेन के बाहर, दोनों के केस में मोमेंटम अलग अलग आया. तो मोमेंटम एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बड़ा डिपेंड करता है. ठीक है, दूसरी बात हम लोगों ने ये भी जाना था कि जो एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ, द नेट एक्सटर्नल फोर्स F acting on a body is rate of change in momentum dp by dt.
इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, मोमेंटम का यूनिट होगा न्यूटन सेकेंड। एक तो यूनिट ये हो गया, दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। दूसरा यूनिट देखिए मास इंटू वेलोसिटी है, तो यदि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और मास से मल्टीप्लाई हो रहा है तो केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होंगे, इसके यूनिट्स होंगे, यूनिट्स ऑफ मूवमेंट। एक तो ये हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ से डिराइव न्यूटन सेकेंड्स, और दूसरा केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये इसके यूनिट होंगे। दूसरी बात आप समझ जाएं कि अगर आपको दो ऑब्जेक्ट मेंशन्ड है, जैसे सपोज करिए ये दो ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट बी, ओके, ये मेंशन्ड है ए और बी, और इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। मतलब क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, सेम मास का है, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, सेम मास का है। और अगर ये कहा जाए कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, सेम स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड से मूव कर रहा है, तो आप इसके मोमेंटम के बारे में क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? क्या दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बराबर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेम स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड मेंशन है लेकिन डायरेक्शन मेंशन नहीं है कि किस डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। हो सकता है कि ये u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो और ये u वेलोसिटी से वर्टिकली मूव कर रहा हो, डायरेक्शंस ऑफ मोशन अलग अलग हो गया। अब जब डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग अलग हो गया तो इसका जो मोमेंटम होगा और इसका जो मोमेंटम होगा PA और PB, ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। PA इज नॉट इक्वल टू PB। हाँ, अगर ये मेंशन है कि सेम मास का ऑब्जेक्ट है और सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तभी आप ये कंक्लूड करेंगे कि इन दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम होगा। इस केस में आप यह तब तक नहीं कह सकते जब तक कि डायरेक्शंस ऑफ मोशन स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देख ले जरा सा हम लोग कि आपका मोमेंटम जो है P इज इक्वल टू क्या दे रखा है, m इंटू वी है। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, P वेक्टर P का मोड ले लो, एंड मास का तो कोई मोड होगा नहीं, तो V वेक्टर का मोड ले लोगे। मतलब अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में डिनोट करो तो P इक्वल टू m इंटू वेलोसिटी V आ गया, ठीक है। दिस इज द मोमेंटम। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखें तो मोमेंटम चेंज कैसे होगा, हाउ विल द मोमेंटम चेंजेस अकर, चेंज कैसे अकर होगा, तो चेंजेस तब होगा जब मास वेरी करेगा या वेलोसिटी वेरी करेगा, मतलब स्पीड वेरी करेगा या वेलोसिटी वेरी करे, मास वेरी करेगा या वेलोसिटी वेरी करेगा, या नहीं तो दोनों वेरी करे, ठीक है, या बोथ दोनों वेरी करे, तब जा करके मोमेंटम में बदलाव आएगा। तो ऐसा हम अगर केस एज्यूम करें कि मेरा मास कांस्टेंट है, क्या है, मास हमारा कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट मास है उस केसेस में मोमेंटम P क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी V होगा, ठीक है। मोमेंटम P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो अगर मोमेंटम और वेलोसिटी का ग्राफ बनाएंगे हम लोग, कब, जब आपका मास कांस्टेंट है, मतलब क्या चीज़, तो मास जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मास है, ठीक है। तो मोमेंटम और वेलोसिटी का कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। दिस इज द मोमेंटम एक्सिस P एंड दिस इज द वेलोसिटी V। अब इस कर्व से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट का मासेज सेम है, ठीक है, तो आप देखिए क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी मोमेंटम भी ज़्यादा होगी। मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी सपोज करिए यहाँ v1 है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी यहाँ पे v2 है, तो v1 के करस्पॉन्डिंग अगर मोमेंटम p1 आ रहा है और v2 के करस्पॉन्डिंग अगर मोमेंटम p2 आ रहा है, तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि v2 इज़ ग्रेटर देन v1, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि P2 इज़ ग्रेटर देन P1। मतलब क्या कि if bodies are of same masses, then the body having higher velocity would be having the higher momentum, ठीक है। अगर बॉडीज सेम मासेस के हैं तो वो बॉडीज जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, ठीक है। एक तो केस ये हो गया। अब चलिए एक दूसरा केस हम लोग देखते हैं।
ठीक है। दूसरा केस हमारा क्या है कि सपोज यहाँ पे तो मास को कांस्टेंट कर दिया, ये मास कांस्टेंट कर दिया तो P प्रोपोर्शनल टू V आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी को कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है, कि यदि वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट होगा, V हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम P प्रोपोर्शनल टू M आ गया। मतलब कि P और M का अगर आप कर्व बनाएंगे तो ये हो गया आपका मोमेंटम एक्सिस P, ठीक है, और ये हो गया आपका मास, ठीक है, मास M। तो कर्व कैसा होगा, ऐसे, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कर्व जो होगा वो ऐसा होगा। अब आप देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी V क्या है, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो इस कर्व से अब आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी, अगर जो मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है, ठीक है, तो बॉडी हैविंग द हायर मासेस, ये देखिए ये क्या है, मास एक्सिस है। तो यहाँ जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, मान लीजिए ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये M3 हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका मासेस बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं ना कि आपका मोमेंटम भी बढ़ रहा है, ठीक है, आपका मोमेंटम भी बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए P1 है, P2 है, P3 है। तो आप ये देख रहे हैं कि M1 से बड़ा है M2, से बड़ा है M3। मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में, मतलब सपोज करिए कि अगर तीन ऑब्जेक्ट है जिसका मास है M1, M2, M3 और आपका जो उसका साइज, उनका जो वेट का रिलेशन ये है कि M3 बड़ा है, उस केसेस में क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में मोमेंटम क्या होगा, तो P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी का केस कि if the objects are moving with the constant velocity, then the object which are having the higher masses would be having the highest momentum। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट जिसका मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपने देखा कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता था, फिर देखा कि जब मास कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और जब मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है तब मोमेंटम अगर आपका कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो यदि मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए तो अब जानते हैं P इज इक्वल टू M इंटू वेलोसिटी V। तो यदि P कांस्टेंट हो गया, ये यदि कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा, तो मास इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो उस केसेस में आपका कैसा कर्व बनेगा, V और M के बीच में, ये रहा आपका वेलोसिटी, ठीक है, ये रहा आपका वेलोसिटी V, ठीक है, और ये रहा आपका मास वेलोसिटी V, और ये रहा आपका मास। तो इस केसेस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कर्व कैसा बनेगा, y एक्सिस के एजिम्पटूड होते हुए, और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या चीज़ कि जब ये किसका कर्व है, जब मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम क्या है, तो कांस्टेंट है। तो जब मोमेंटम मेरा कांस्टेंट है तो उस केसेस में वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m है। और आप शायद देख रहे होंगे कि जब m बहुत छोटा होता है, व्हेन m आर वेरी स्मॉल, तो क्या होगा कि इसका जो मोमेंटम जो होगा वो वेलोसिटी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो फॉर ए कांस्टेंट मोमेंटम, मतलब इफ द ऑब्जेक्ट आर मूविंग विथ ए कांस्टेंट मोमेंटम, अगर ऑब्जेक्ट्स कांस्टेंट मोमेंटम के साथ मूव कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स हैविंग द लोएस्ट मास वुड बी हैविंग द हाईएस्ट वेलोसिटी। इस कर्व से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मास के। अब आपका अगर मान लीजिए 2-3 ऑब्जेक्ट है और वो सारे कांस्टेंट मोमेंटम से मूव कर रहे हैं, तो उनके वेलोसिटी से के बीच कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे कि द ऑब्जेक्ट हैविंग द लोएस्ट मास। अब देखिए जितना मास कम है वेलोसिटी उतनी ज़्यादा है। मास जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी घटता जा रहा है, मास जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी घटता जा रहा है। तो इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर ए कांस्टेंट मोमेंटम द ऑब्जेक्ट हैविंग द लोएस्ट मास वुड बी हैविंग द हाईएस्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये रहा मेरा मोमेंटम का
जो है सो बेसिक कंसेप्ट जो मैं बताना चाह रहा था। अब एक काइनेटिक एनर्जी को लेकर के भी हम लोग जान ले। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और मोमेंटम जो है सो वो एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर पूछा जाए कि किस फिजिकल पैरामीटर में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो आई थिंक इट इज़ द मोमेंटम, क्योंकि वो वेलोसिटी मोशन को तो बताता ही है, साथ में डायरेक्शंस को भी बताता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग आपको ये बता दें कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है के, दिस इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू वी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशंस, ठीक है। तो आपको ये पता है P इज इक्वल टू एम भी, ठीक है। तो अगर आप वेक्टर P है तो वेक्टर P डॉट वेक्टर P जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर रिलेशन, सिंपल वेक्टर रिलेशन। एंड दिस P स्क्वायर इज नथिंग बट यहाँ पे क्या चीज़, M स्क्वायर, और यहाँ पे वेक्टर V डॉट वेक्टर V, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली M स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व जब करोगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई एम इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से ये जो एम वी स्क्वायर की वैल्यू है जो आपने निकाला पी स्क्वायर बाई एम, इसको आप इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ गया, के इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, और यहाँ पे पी स्क्वायर बाई एम। इससे आप क्या निकाल सकते हो कि मोमेंटम P इज इक्वल टू रूट अंडर यहाँ से ट्वाइस के एम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। वी हैव डिराइव्ड द इक्वेशंस विच इज रिलेटिंग द मोमेंटम विथ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो अब अगर हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन डिराइव कर लिए हैं तो इससे 3 केसेस डेवलप होते हैं हमारे, ठीक है। तीनों केसेस को हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। सबसे पहला केसेस आप देखिए कि आप अगर मानते हैं कि आपका सपोज करिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया, आप मानते हैं कि के कांस्टेंट हो गया, के क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा तो P क्या होगा, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, ठीक है। P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m। तो कहने का मतलब है कि इस केसेस में अगर आप कर्व बनाओगे, ग्राफ अगर आप बनाओगे तो आपका P और m का ग्राफ कैसा होगा, ये हो गया मोमेंटम P, ये हो गया m, एंड द ग्राफ वुड बी समवट लाइक दिस, ठीक है, द ग्राफ वुड बी समवट लाइक दिस, ठीक है। तो अब आप इस पे आप ये देख सकते हो, ये कह सकते हो कि फॉर ए बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, अगर बॉडीज कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रही है तो तुम ये कह सकते हो कि जो उनका मोमेंटम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम के बराबर होगा, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा, ठीक है, मोमेंटम उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब अगर दूसरा केस हो गया कि अगर m कांस्टेंट है, क्या हो गया, m हमारा कांस्टेंट हो गया, तो इसमें यदि m कांस्टेंट हो गया तो p क्या हो गया, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ k आ गया। तो p अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ k आ गया तो उस केसेस में अगर आप यहाँ पे मोमेंटम p इधर बनाओगे, p इधर बनाओगे और k इधर बनाओगे तो आपका कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। और तीसरा एक केस होगा कि जब आपका मोमेंटम कांस्टेंट हो, P क्या हो, तो P कांस्टेंट हो, और जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m हो जाएगा। मतलब उस केसेस में जो कर्व होगा आपका K और m का वो कैसा होगा, ऐसा होगा। मतलब फॉर थोड़ा सा न्यूटन सेकेंड लॉ को डिस्कस कर लेते हैं कि जैसा कि न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स F एक्टिंग ऑन बॉडी और सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम dp/dt। तो इस इक्वेशन से आपको क्या मिलता है, ये इक्वेशन एक्चुअली में dp/dt क्या है, dp/dt जो है वो क्या बताता है, इट इज़ द स्लोप ऑफ PT कर्व। मोमेंटम और टाइम का कर्व जो होगा क्या है, स्लोप ऑफ PT कर्व।
सो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पीटी कर्व। मतलब कि सपोज करिए कि आपको किसी प्रॉब्लम में मोमेंटम और टाइम का कर्व दिया हुआ है, पी है और ये टाइम है और इसका कर्व कैसा है, तो ये ऐसे दिया हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पे आप बताइए कि मोमेंटम क्या होगा, तो फोर्स क्या होगा, व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट अ टाइम t1, और उस बॉडी का पीटी कर्व आपको मेंशन है। तो आपको पता है कि दिस इज द स्लोप ऑफ पीटी कर्व, dp by dt is the slope of PT curve and this is nothing but ये होगा tan थीटा। मतलब tan थीटा एक्चुअली में क्या हुआ, जैसे सपोज करिए t1 टाइम पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, t1 टाइम पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करता हुआ आगे चला जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा टेंजेंट हुआ और ये जो एंगल बना थीटा, तो ये जो tan थीटा होगा, tan थीटा दिस इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दिस इज tan थीटा। ओके, तो आप एक चीज़ तो ये समझ सकते हैं कि अगर पीटी कर्व मेंशन है और उस पीटी कर्व में आपको ये कहा जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है उस पॉइंट, उस टाइम से जो कि उस कर्व को किसी पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए, और वो जो टेंजेंट लाइन होगा वो अपने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा tan थीटा, वही होगा नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, दूसरी बात आप एक और यहाँ से देख सकते हैं कि F इक्वल टू क्या है, dp by dt, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। आप इसको लिख सकते हो यहाँ से कि F इंटू dt इज इक्वल टू dp। ठीक है, तो अगर आप इसको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इंटीग्रेट करोगे, t1 से t2 में अगर इंटीग्रेट करते हो, सपोज करो t1 यहाँ पे t2, तो यहाँ भी t1 यहाँ भी t2 है, तो ये एक्चुअली आपको क्या हो गया, तो ये हो गया कि आपको डेल p, जो बेसिकली क्या हो गया, तो मोमेंटम एट टाइम t1 t2 माइनस मोमेंटम एट टाइम t1। ठीक है, डेल p, और ये आ गया एफ डी टी। मतलब कि यदि आपको फोर्स और टाइम का कर्व दिया हुआ है, सपोज करिए ये फोर्स है, दिस इज द फोर्स एफ, ये फोर्स है जो किसी बॉडी पर लग रहा है, और यहाँ मतलब ये फोर्स एक्सिस है, दिस इज द फोर्स एक्सिस एंड दिस इज द टाइम एक्सिस, टाइम टी। ठीक है, अब ये कर्व आपको दे रखा है, और इस कर्व के एफ डी टी क्या हुआ, एरिया अंडर द एफ टी कर्व। इसका क्या मतलब हुआ, एरिया अंडर द एफ टी कर्व, एरिया अंडर एफ टी कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द एफ टी कर्व। तो इसमें देखिए, अगर ये टाइम हो गया t1 और ये t2, और इस t1 t2 के बीच में ये जो एरिया हुआ, ठीक है, ये जो एरिया होगा, ये एरिया क्या बताएगा, इसका जो एरिया होगा ये हो गया कितना, इंटीग्रल ऑफ t1 t2 एफ टी यहाँ पे dt, और ये एरिया क्या बता रहा है एक्चुअली में, चेंज इन मोमेंटम, डेल p बता रहा है, चेंज इन मोमेंटम बता रहा है। तो आपने एक चीज़ और जाना कि एफ टी कर्व के अंदर जो एरिया होगा वो क्या बताता है, वो चेंज इन मोमेंटम को डिस्क्राइब करता है, और पीटी कर्व का स्लोप क्या बताता है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बताता है। सो वी हैव अ प्रॉब्लम हेयर एंड द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द न्यूटन सेकेंड लॉ एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। स्टेटमेंट क्या है प्रॉब्लम का, ए वेरिएबल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है, 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है, और उस पर एक वेरिएबल फोर्स F एक्ट करता है। ठीक है, वेरिएबल फोर्स F एक्ट करता है, और ये F का जो ग्राफ है टाइम के साथ, क्योंकि ये क्या है, F क्या है, तो टाइम वेरिएबल फोर्स है, क्या है, टाइम वेरिएबल फोर्स होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वेरिएबल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, जो क्या है, इनिशियली एट रेस्ट है, मतलब इनिशियल जो इसका वेलोसिटी है u इज इक्वल टू 0 है। ओके,
और वेरिएबल फोर्स का यहाँ पे कर्व एफ कर्व दिया हुआ है, फोर्स और टाइम का कर्व यहाँ पे आपको मेंशन्ड है। कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ। तो आपको तो मैंने बताया था कि न्यूटन सेकेंड लॉ का जो आपका इक्वेशन था वो क्या था कि एफ एक्सटर्नल फोर्स एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, और आपने इसी से निकाला था कि चेंज इन मोमेंटम डेल पी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी का इंटीग्रल T1 से T2 के बीच में। तो यहाँ तो T1 की वैल्यू क्या इनिशियली ट्रेस्ड है, T1 की वैल्यू 0 है, T2 की वैल्यू यहाँ पे 2 सेकेंड है। और आपको पता है कि एफ टी डी टी क्या हो जाता है, तो एरिया अंडर द एफ टी कर्व, एरिया अंडर एफ टी कर्व। तो अब आप देखिए कि चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ। आपको चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा। और एरिया किस चीज़ का निकालना होगा, ये जो कर्व है, ये जो टाइम एक्सिस के साथ जो ये एरिया बना रहा है, ये एरिया आपको निकालना है। ठीक है, ये एरिया आपको निकालना है। ये क्या है, ट्राइंगल है, तो एरिया क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा 1/2 इंटू बेस का कितना लेंथ है, ये देखिए 2 सेकेंड, ये 0.2 सेकेंड है, तो इंटू 2 और इंटू यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, तो ये 2 सेकेंड हो गया। और यहाँ से हाइट कितना है, तो यहाँ पे 10 न्यूटन का हाइट है, तो इंटू 10 न्यूटन, 2 से 2 कट गया। मतलब डेल पी जो चेंज इन जो एरिया निकला बेसिकली वो क्या निकला, चेंज इन मोमेंटम के बराबर हुआ, एंड दिस इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो चेंज इन मोमेंटम आपको निकल गया 10 न्यूटन। तो यही बोल रहा है कि कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट 2 सेकेंड, तो आपने निकाल दिया 10 न्यूटन। अब बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 सेकेंड। तो देखिए इनिशियली जो है सो मोमेंटम क्या था, इसका वेलोसिटी 0 था, तो मोमेंटम क्या हो गया, पी इनिशियल, ये क्या हो गया 0 हो गया। और फाइनल मोमेंटम निकालना है, स्पीड ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 सेकेंड निकालना है। तो आपको पता है कि डेल पी मतलब क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो मास 2 kg मेंशन्ड है, और इनटू वेलोसिटी v फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया 0, तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 10, तो v फाइनल कितना हो गया 10/2, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड जो है इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, we have a very simple problem here where we are going to use the Newton second laws, change in momentum and Newton third laws and then find out the answers। जो आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट है अगर आप उसको समझें तो कह रहा है क्या चीज़ कि एक रबर का बॉल है, जिसका मास क्या है, तो 0.4 kg है। आई थिंक दिस पेन इज नॉट वर्किंग। एक रबर का बॉल है जिसका मास है 0.4 kg एंड इट हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पे ये ग्राउंड को यहाँ पे ये हिट करता है। ठीक है, एंड रिबाउंड्स क्या होता है, सेम एंगल विदाउट एनी चेंज इन स्पीड, बिना स्पीड में कोई बदलाव किए हुए वो सेम एंगल से रिबाउंड होकर के ऊपर की ओर निकल जाता है। इफ़ द स्पीड ऑफ द बॉल इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब u जो है, u की वैल्यू दे रखी है इसने 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द बॉल इज 1 मीटर पर सेकेंड एंड द पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर, ये जब बॉल इस फ्लोर को स्ट्राइक किया तो कितना देर कॉन्टैक्ट में रहा उसका वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। आप इसको लिख सकते हो t, या फिर आप डेल टी भी लिख सकते हो, 0.4 सेकेंड। इतना देर तक ये बॉल इस दीवार के कॉन्टैक्ट में था। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एवरेज फोर्स, ठीक है, एग्जर्टेड बाय द बॉल ऑन द ग्राउंड। मतलब ये जो बॉल है जब इस ग्राउंड को कोलाइड किया तो इसने इस ग्राउंड पे एवरेज कितना फोर्स अप्लाई किया, ये निकालना है। एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बाय द बॉल ऑन ग्राउंड, बॉल ने ग्राउंड पे कितना फोर्स अप्लाई किया। फिलहाल आप देख रहे हैं कि चेंज हो रही है किसकी मोमेंटम, बॉल की मोमेंटम चेंज हो रही है। तो अगर मोमेंटम चेंज से न्यूटन सेकेंड लॉ भी अप्लाई करेंगे तो मुझे क्या निकलेगा, मुझे निकलेगा कितना फोर्स इस ग्राउंड ने बॉल पे अप्लाई किया। और पूछा क्या जा रहा है कि बॉल ने कितना फोर्स ग्राउंड पे अप्लाई किया।
एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द ग्राउंड, तो हम फिर न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम क्या है, अगर आप निकालें तो P इनिशियल एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू द वेलोसिटी अगर u है इधर तो इसका प्रोजेक्शन लेंगे, तो x एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा u, और u cos, आप देखिए निकालिए, u cos 30 थीटा इंटू आई कैप, और माइनस, क्योंकि ये y प्रोजेक्शन नीचे है, y एक्सिस ऊपर की ओर है, माइनस u साइन थीटा इंटू यहाँ पे j कैप, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम जो है इसका क्या है, तो P फाइनल इज m, और यहाँ पे क्या होगा, तो u cos थीटा इंटू आई कैप और प्लस u साइन थीटा इंटू यहाँ पे j कैप। ये जो u वेलोसिटी है उसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ रखा है, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम जो हम निकालेंगे डेल p, दिस इज नथिंग बट P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से m ले लो और कॉमन, तो ये हो गया u cos थीटा इंटू आई कैप प्लस u साइन थीटा इंटू j कैप, और माइनस u cos थीटा इंटू आई कैप प्लस u साइन थीटा इंटू j कैप। तो ये कितना, u cos थीटा कट गया, तो मोमेंटम चेंज कितना आया, m u साइन थीटा इंटू यहाँ पे j कैप। तो मोमेंटम तो न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ आप मान लीजिए। तो आप लिखोगे क्या चीज़ कि जो फोर्स, ठीक है, अब डेल फोर्स exerted on ball by ground, force exerted on ball by ground is equal to क्या चीज, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल डेल p, और बता टाइम ड्यूरिंग विच द चेंज अकर। तो मोमेंटम का जो चेंज है वो क्या कब हो रहा है, स्ट्राइक करता है और रिबाउंस होता है, जो डेल t टाइम में होता है, जो 0.4 सेकेंड मेंशन्ड है, तो यहाँ पे 0.4 सेकेंड मेंशन्ड है। तो अब आप देखिए यहाँ से, तो m इंटू यू, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे j कैप बटा 0.4। तो कहीं ना कहीं जब आप इसको निकालोगे तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा, मास का है 0.4, u की वैल्यू है कितना 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1, और साइन यहाँ पे देखो ये जो डेल पी निकाला आपने, ये जो 2mu होगा, ठीक है, दिस इज 2, u साइन थीटा ऐड हो जाएगा, तो 2u साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ से 2 इंटू 0.4 इंटू 1 इंटू साइन 30 बटा 0.4, यहाँ पे j कैप जो बेसिकली 1 j कैप है। मतलब ये चीज़ क्लियर है कि ग्राउंड ने बॉल पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन का, ठीक है, नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया। और सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द ग्राउंड, तो अप्लाइंग द न्यूटन थर्ड लॉ। सो थर्ड लॉ के हिसाब से क्या होगा, अप्लाइंग थर्ड लॉ क्या होगा, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन ग्राउंड इक्वल टू -1 j न्यूटन का फोर्स, ठीक है।